चलिए भाई, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? योगेश शर्मा जी, मैं भी बातचीत का हिस्सा बन जाता हूं। हाँ भाई, सबको हक है बातचीत करने का, लेकिन आपको ये पता है कि मेरी क्लास में बातचीत का जो सेशन होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है, कि लास्ट के 10 मिनट में हम बातचीत करेंगे और बाकी अभी हम सिर्फ पढ़ने की बात करेंगे। तो जैसा कि विदित है आप लोगों को कि आज हमारी मेंटल एप्टीट्यूड कहिए या पुलिस एप्टीट्यूड कहिए, उसकी तीसरी क्लास है, यानी तीसरा सेशन है ये, जिसमें हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वाले हैं। यानी सांप्रदायिकता क्या है, सौहार्द हम किसको कहते हैं, और पुलिस का इन दोनों शब्दों के साथ क्या कनेक्शन है, पुलिस इसमें कैसे काम करती है। तो इस सबको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यानी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं तो कम से कम शॉर्ट में थोड़ा सा हमें समझ तो आए कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। अगर ये सब हमें समझ में आता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को ठीक से समझ पाते हैं। ठीक है भाई, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे। खुश रहिए भाई सब लोग। राजपाल जी, चरण स्पर्श, खुश रहिए भाई। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए, अब हम पढ़ने की बात करते हैं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको परमात्मा आप जितनी पात्रता बढ़ा सकते हैं उससे भी ज्यादा बढ़ाने की सामर्थ्य आपको दे। तो हम लोग बात करते हैं सर बैच क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? हाँ भाई, बैच पढ़ाएंगे, वो 6 बजे क्लास है। बैच की जो क्लास है वो 6 बजे है। पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भाव की बात हमें करनी है। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि केवल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, कि केवल क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएं। उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझने की आवश्यकता है और थोड़ा सा अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। यानी हम केवल नौटंकी करने की कोशिश करें, ड्रामा करने की कोशिश करें, एक्टिंग करने की कोशिश करें, एग्जामिनर को धोखा देने की कोशिश करें, तो आप रटकर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में धोखा दे सकते हैं कि 2 दिन के लिए आपने रटा था, बाकी आपको आता नहीं है। लेकिन इस तरह के इतने वाइड सब्जेक्ट पर और इस तरह के टॉपिक्स पर आप एग्जामिनर को धोखा नहीं दे सकते। वो घुमा फिराकर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आप लोगों की मजबूरी होगी इसको पूरी तरह से ठीक से पढ़कर जाना। तो चलिए इसको पढ़ने की और सीखने की बात करते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आज। आप में से बहुत सारे लोगों का सजेशन ऐसा था कि सर क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाती है, 2.25 घंटे, इतनी लंबी क्लास नहीं, 1 घंटे के अंदर खत्म करिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि क्लास 1 घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन पता नहीं आप लोगों से इतना अच्छा वाइब्स आती हैं, इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं कि लगता है कि खड़े रहें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक शब्द है सांप्रदायिक और दूसरा है सद्भाव। तो भाई ये क्या होती है सांप्रदायिकता? व्हाट इज सांप्रदायिकता? तो सांप्रदायिकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है जो कि आप में से हर किसी को समझ में आ सकता है। मार्केट में जो बुक्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी भाषा बड़ी खतरनाक है। और वो भाषा खतरनाक का रीजन सिर्फ एक ही है कि मूल इंग्लिश में है, लॉ की जो बुक्स हैं वहां से लिया गया है और वो इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करके इधर डाल दिया गया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। उसको आसान भाषा में, यानी पुलिस कांस्टेबल उस तरह की भाषा नहीं समझता है, तो एक आसान भाषा में उसको कैसे समझ में आएंगी चीजें वो समझना है। प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म, एक भाषा, संप्रदाय, जाति, पंथ, संस्कृति,
निश्चित होती है। हम न चाहें तब भी निश्चित है भाई। हमारे जन्म से पहले ही कुछ चीजें निश्चित कर दी जाती हैं कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ना, इसका नाम हम ये रखेंगे, इसकी जाति ये होगी, इसका सरनेम हम ये लगाएंगे, इसको हम ऐसा बनाएंगे, इसको हम इस धर्म की दीक्षा देंगे, इसका हम मुंडन करवाएंगे, इसका हम खतना करवाएंगे। यानी न चाहते हुए भी हम पर बहुत सारी चीजें थोप दी जाती हैं। लेकिन धर्म की आड़ में बहुत सारे मूल अधिकारों का हनन भी होता है। अब मैं समझता हूं कभी कभी कि एक छोटे बच्चे का खतना करवाना या एक छोटे बच्चों को कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर लेकर जाना जहां चारों तरफ अगरबत्तियों का धुआं उड़ रहा है, उसकी आंखों में, कोमल आंखों में वो धुआं जा रहा है, मुंडन कराने के लिए लेके गए हैं, ये क्या बीतती होगी उस बच्चे पर, या जिसका खतना होता होगा क्या बीतती होगी उस बच्चे पर। लेकिन ठीक है, सिस्टम है, यानी न चाहते हुए भी हमारा धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति, पंथ, संस्कृति निश्चित होती है कि साहब मैं इस जाति का हूं, मेरा धर्म ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, जिस पर कुछ व्यक्तियों को बहुत नाज होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें नाज होना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि जब विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो एक जर्नलिस्ट उनसे पूछता है, कोई प्रश्न उन्होंने किया, तो इंग्लिश में प्रश्न जब पूछा तो विवेकानंद जी ने उसका आंसर हिंदी में दिया। अच्छा, संयोग से उस आदमी को हिंदी भी आती थी, तो अगला प्रश्न उसने हिंदी में पूछा, विवेकानंद जी ने उसका आंसर इंग्लिश में दिया। अब वो बड़ा कंफ्यूज, बोले भाई ये क्या है, मैंने जब आपसे इंग्लिश में पूछा आप हिंदी में जवाब दे रहे थे, जब मैंने हिंदी में पूछा तो आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, ये सब है क्या। तो उन्होंने बताया कि जब आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, आपने अपनी मातृभाषा में प्रश्न पूछा, तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब देकर अपनी मातृभाषा का सम्मान किया। और जब आपने दूसरा प्रश्न मेरी मातृभाषा में पूछा, यानी मेरी मां का सम्मान किया, तो फिर मेरा यह फर्ज है कि मैं भी आपकी मां का सम्मान करूं। मैंने आंसर आपको इंग्लिश में दिया। तो हर आदमी को अपने धर्म पर नाज होना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, यह स्वाभाविक है। लेकिन यह कह रहा है कि जिस पर कुछ व्यक्तियों को बहुत नाज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस भावना से समाज के किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट या हानि नहीं होती है। यानी किसी दूसरे पड़ोसी को इस भावना से कि साहब मुझे मेरे हिंदू होने पर या मेरे मुसलमान होने पर, मेरे सिख होने पर या ईसाई होने पर मुझे बहुत फक्र है, बहुत नाज है, इससे पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जब किसी भी व्यक्ति को केवल अपना धर्म, अपनी भाषा, अपना संप्रदाय, अपनी जाति, पंथ तथा संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ लगती है, यानी किसी आदमी को यह भ्रम हो जाए, किसी आदमी को जब यह लगने लगे कि मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरी संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ है, तथा अन्य धर्मों, जातियों, संस्कृतियों से घृणा होने लगे और उन्हें नष्ट करने की भावना पैदा होने लगे, यानी उन्हें खत्म करने की, उन्हें कुचल देने की भावना पैदा होने लगे, उस भावना को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता आपको समझ में आ गई कि जब हमें खुद से जुड़ी सारी चीजें बेस्ट लगे और बाकी सबसे नफरत हो, बाकी सबसे प्रॉब्लम हो, उस भाव को, उस भावना को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि सांप्रदायिकता शब्द का मतलब क्या है। चलिए आगे की बात करते हैं कि आगे इसमें क्या है, सांप्रदायिकता के कारण क्या है, यानी ये जो सांप्रदायिकता है ये बढ़ती कैसे है, क्या है इसके कॉजेस, क्या है, रूट क्या है इसका। तो पहला, परंपरागत शत्रुता, यानी इतिहास से जो शत्रुता चली आ रही है परंपरागत तरीके से। आपने देखा होगा कि एक ही जाति के लोगों में भी शत्रुता है,
हमारे यहां बड़ा रायता फैला हुआ है, अगर अपनी भाषा में कहें तो। ब्राह्मणों की बात करिए आप, मैं दूसरे धर्मों की बात ही नहीं कर रहा, दूसरे संप्रदाय की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी एक विशेष को ले लीजिए आप। ब्राह्मणों की बात करिए तो आधे ब्राह्मण ऐसे हैं जो बाकी आधे को ब्राह्मण नहीं मानते। वो कहते नहीं हम ही ब्राह्मण है, बाकी नहीं है, हम सनातन हैं, हम सारस्वत है, हम ये है वो है, जाने क्या चलता है। आप क्षत्रियों की बात करिए, उनमें कहते हैं कि वो वाले तो दासी के, हम रानी के हैं। यानी हर जगह रायता फैला हुआ है। तो ये जो स्थितियां चली आ रही हैं आदि अनादिकाल से, ये इन सारी स्थितियों की अगर हम बात करें, और आप देखते होंगे कि सिया और सुन्नी तो पूरे विश्व में एक दूसरे के दुश्मन हैं, और ऐसी जाति दुश्मनी है कि एक दूसरे को कब टक्का देते हैं पता ही नहीं लगता। तो परंपरागत ये जो शत्रुता है, ये भी सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, विदेशी आक्रांताओं की नीतियां, यानी हमारे यहां हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग आए, उन लोगों ने हमारे देश पर राज किया, तो उन्होंने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों ने भी किसको बढ़ावा दिया? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई, फूट डालिए, ये करिए वो करिए, ये सब क्या था? ये सब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। तीसरा, राष्ट्र विरोधी शक्तियों द्वारा सांप्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दिया जाना। बहुत सारी राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के अंदर ही रहते हैं या राष्ट्र के बाहर रहते हैं, बड़ा जबरदस्त पैसा आता है बहुत सारे सांप्रदायिक संगठनों को चलाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पैसा आता है इधर से उधर से, इस तरह के केसेस रोज पकड़े जाते हैं। तो ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है इसमें, संस्कृति व सामाजिक भिन्नताओं की अस्वीकार्यता। तो ये तो वही बात होगी डेफिनेशन वाली कि हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सारे अलग अलग तरह के समाज हैं, तो बस हम किसी भी संस्कृति को, किसी भी समाज को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार कर देते, नहीं भाई हम ही बेस्ट है, दूसरा कोई भी बेस्ट नहीं है। आज पहली बार लाइव क्लास, ठीक है, कभी ना कभी पहली बार ही होती है। तो ये जो भावना है, ये जो अस्वीकार्यता है, इससे भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है कानून की असमानता। कानून की असमानता कि सब इस वाले धर्म के लोगों के लिए रूल ये हैं और इस वाले धर्म के लोगों के लिए रूल ये हैं। ये जो असमानता है, इससे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सर्व धर्मों के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। और लास्ट है मौलिक व मानवीय शिक्षा का अभाव। हमारे यहां मौलिक और मानवीय जो शिक्षा है वो दी नहीं जाती है, या दी जाती है तो बहुत न के बराबर। हमारे यहां तो बहुत सारे कवि, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो मौलिक और मानवीय संवेदनाओं की बात करते थे, लेकिन कहीं कहीं फिर हमें ऐसा भी देखने को मिलता था कि जहां मानवीय संवेदनाओं को बिल्कुल कुचल दिया जाता था। तो ये दोनों तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। हमारे यहां राम इतना बड़ा कैरेक्टर हुआ है जहां मानवीय संवेदनाओं की, और उसकी एक बड़ी मिसाल है उस आदमी के नाम के, साहब ये आदमी जो है क्या सेंसिटिव आदमी रहा होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उस आदमी के बारे में भी हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि साहब संवेदनाएं नहीं थी, कि उस आदमी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद के बहुत सारे विद्वानों ने उस बात का खंडन किया। इवन तुलसीदास जी भी ये कहते हैं कि मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकता कि राम जैसा सेंसिटिव आदमी, जिसने बहिष्कृत अहिल्या को मां कहा, उसके पैर छुए, उसको गले से लगाया, या जिस पिछड़ी हुई जाति की शबरी के झूठे बेर खाए, ऐसा आदमी, इतना सेंसिटिव आदमी, जो आदमी के हक की लड़ाई लड़ता है, जो आदमी वंचितों को गले लगाता है, ऐसा आदमी अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाले, मैं इस बात में कभी भरोसा नहीं करता। इसलिए आपको शायद पता होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लवकुश कांड का जिक्र ही नहीं किया। लवकुश कांड उन्होंने लिखा ही नहीं, बोले मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो हमारे यहां संवेदनाओं की शिक्षा मिलती है, लेकिन कहा जा रहा है कि मौलिक और मानवीय शिक्षा का अभाव है। ये अभाव अगर खत्म हो जाए, आदमी में वो मानवीय संवेदनाएं पैदा हो जाएं, जहां वसुदैव कुटुंबकम की बात पैदा हो जाए, जहां हर आदमी आदमी को अपना भाई लगने लगे, तो
देश कुछ अलग होगा, देश की ग्रोथ कुछ अलग होगी। और कोई भी राष्ट्र तब ग्रोथ करता है या कोई भी परिवार जब ग्रोथ करता है जब उस परिवार में कोई कलह, कोई क्लेश नहीं होते। तो जैसा घर का सिस्टम होता है वैसा ही देश का सिस्टम होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके देश में या आपके घर में रोज सिर फूट रहे हैं, रोज आप कोर्ट भाग रहे हैं और आपका देश जो है चंद्रमा पर पहुंच जाए। तो चंद्रमा पर तो पहुंच रहा है लेकिन बहुत लेट हो गया। हो सकता है कि स्थितियां ठीक ठाक रही होती तो हमारा देश और जल्दी चंद्रमा पर पहुंच जाता। तो बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनको देखकर लगता है कि इस आदमी के लिए क्या कहें उसको कि ये हिंदू था या मुसलमान। मुझे अक्सर एक कैरेक्टर याद आता है, हालांकि उस आदमी के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना नाम सुना होगा आपने। अकबर का दरबारी कभी कहिए या अकबर की मौसी का बेटा कहिए या जिसकी वजह से अकबर था उसका बेटा कहिए। बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम, जिसको हिंदुस्तान में रहीम दास कहते हैं। उस आदमी का क्या सेंसिटिव होना, मतलब गजब का। एक बार क्या हुआ, यहां कभी आगरा में, आप में से जो भी आगरा आए हों कभी या आगरा को परिचित हों, आगरा के कुछ लोग मुझे देख रहे होंगे, कभी जब आप हिंकी मंडी नाम की एक जगह है जहां दवाइयों का कुछ कारोबार होता है, दवाइयों के कुछ दुकानें हैं और कुछ म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, वहां एक कोतवाली है। वो कोतवाली किसी जमाने में अब्दुल रहीम की हवेली हुआ करती थी, जहां रहीम दास जो हैं बिल्कुल एक राजा की तरह बैठते थे, लोगों की फरियाद सुनते थे। तो एक गरीब ब्राह्मण, पता नहीं हल्का खिसका हुआ था या क्या था, वो दरवाजे पर आया और उसने कहा कि द्वारपालों से कि रहीम को बुलाइए। अब द्वारपाल बड़े शॉक्ड हुए, बड़े परेशान हुए कि यह आदमी महाराज का नाम ले रहा है। तो बोले अरे आप कौन हैं, थोड़ा सा गर्मी दिखाई उन्होंने। तो पंडित जी ने गर्मी थोड़ी और डबल कर दी, अरे जाके बोलो साधु साहब बुला रहे हैं। अब द्वारपाल थोड़े से सदमे में आ गए, थोड़े से कॉन्फिडेंस उनका हिल गया। बोले भाई पता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि सगा साधु हो और हम बदतमीजी कर दें। तो गए और जाके कहा कि एक जनेऊधारी ब्राह्मण है, हमें शक है कि वो आपके साधु तो नहीं हो सकते, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि साधु साहब को बुलाइए। हाँ भाई, एएलपी एंड एनटीपीसी सीरीज देखिए, बहुत जल्दी यानी होली के जस्ट बाद मेरी लगातार क्लासेस आपको मिलने लग जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, लगातार क्लासेस मिलने लग जाएंगी, ठीक है। ये कमेंट से थोड़ा सा मतलब आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आपको रटकर नहीं जाना पड़े, आप में वो दम हो कि क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछे आप आंसर दे पाए। खैर, तो रहीम दौड़कर गए और जाके पंडित जी को गले से लगाया और बड़े सम्मान के साथ अपने घर लेकर आए। और कुछ देर बाद खातिर पानी हुआ और उसके बाद बड़े सम्मान के साथ विदा किया। तो उनके कुछ चाटुकार थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये आप गड़बड़ कर रहे हो। बोले आपका यश, आपका वैभव खत्म हो जाएगा। आप किसी भी आदमी को अगर महल में बैठा लेंगे, किसी भी आदमी को अगर इतनी इज्जत देंगे तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे फिर। बोले नहीं भाई, ये मेरे साधु थे। बोले ये आदमी आपका साधु कैसे हो सकता है, वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, आप मुसलमान हैं, कैसे हो जाएगा साधु। क्या तर्क दिया उस आदमी ने, कहा कि देखो गरीबी और अमीरी दो सगी बहनें हैं, गरीबी इसके घर ब्याई है और अमीरी मेरे, तो हुआ ना सगा साधु। क्या सेंसिटिव आदमी रहा होगा वो। एक बार कवि गंग का नाम सुना होगा आपने, उन्हीं के समकालीन कवि थे। तो गंग जी ने पूछा रहीम दास जी से, सीखे कहां नवाब जू ऐसी देवी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करें त्यों त्यों नीचे नैन। यानी गंग कह रहे हैं रहीम से कि जब आप किसी को दान देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हो तो आपकी नजरें नीचे झुक जाती हैं। ऐसी देवी देन का मतलब देवता जिस तरह से देते हैं, ऐसी देने की कला आप कहां से सीखे। तो रहीम दास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन यानी रात और दिन। लोग भ्रम मेरो करें ताते नीचे नैन, लोग मेरा भ्रम करते हैं कि रहीम दे रहा है, इसलिए शर्म से आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल में देने वाला कोई और है और लोग मेरा भ्रम कर रहे हैं कि रहीम दे रहा है,
इसलिए मुझे शर्म आती है कि लोग मेरा भ्रम कर रहे हैं। अब आप ऐसे आदमी को हिंदू कहें या मुसलमान कहें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ठप्पा लगाना मानवीयता पर एक बहुत बड़ा आघात होगा। वैसे भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब मिलके ज्यादा से ज्यादा 10% है। बाकी 90% तो मजदूर हैं। न ये हिंदू हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मजदूर हैं। और मजदूर आदमी का सिर्फ एक ही धर्म होता है, पेट भरना। जिसका पेट भर जाता है तब उसको ये भान होता है, ये दिमाग चलता है कि मेरी जाति कौन सी है, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है। ये सारे प्रश्न तो बाद में पैदा होते हैं। तो 90% पॉपुलेशन तो हिंदुस्तान की ऐसी है जो बेचारी अंधेरे से अंधेरे तक पेट की जुगाड़ में लगी हुई है। तो ये जो 10% लोग हैं ना, ये 10% लोग एक्चुअल में उन 90% को परेशान करते हैं। देखिए, मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि आप में से अगर कोई भी नाटक करने की कोशिश करे कि हम एक्चुअल में नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सिर्फ एग्जामिनर को धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर है। आप में वो मानवीय संवेदनाएं आनी चाहिए, आप में वो क्वालिटीज आनी चाहिए, आप में वो बंधुत्व की भावना पैदा होनी चाहिए। तब आप एक अच्छे पुलिसकर्मी हो सकते हैं और तब आप प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। चलिए, तो हमें यह समझ में आ गया कि सांप्रदायिकता को किन किन चीजों से बढ़ावा मिलता है। इसके बाद सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है। ये सांप्रदायिकता होने से, सांप्रदायिकता बढ़ने से रिजल्ट क्या आता है, इससे देश में विकृति कैसे पैदा होती है, दिक्कतें क्या होती हैं, तो समझिए उसको। सबसे पहला है राष्ट्रीय एकता में खतरा। यस, जब लोग डिवाइड हो रखे होंगे जाति, धर्म और संस्कृतियों के नाम पर, तो एकता की तो बात ही खत्म हो गई। और राष्ट्र का मतलब होता है एकता से, राष्ट्र का एक दूसरा अर्थ है एकता। तो जब तक एकता नहीं है तब तक आप उसको एक राष्ट्र कहें तो सिर्फ शब्दों में कहते रहिए, लेकिन एक्चुअल में वो एक राष्ट्र ही है। क्योंकि जिस तरह से दिमाग हमारा डिवाइड हो रखा है, वैसे ही राष्ट्र डिवाइड हो रखा है। दूसरा, धन और जन की हानि। तो ये तो हम देखते ही हैं, इतने सारे दंगे होते हैं, इतनी सारे संसाधन जला दिए जाते हैं, लाइन से बसों में आग लगा दी जाती है, लोग मारे जाते हैं। ये सब क्यों होता है? सांप्रदायिकता की वजह से। सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं, जब भड़कते हैं, तो इस तरह की जन और धन की हानि होती है। तीसरा है इसमें विकास में बाधा। आदमी जब लड़ाई में अटका होगा तो ये तो समझ ही सकते हैं कि विकास तो दूर की बात, वित्त तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक अस्थिरता, यानी राजनीति में कोई ऐसी स्थिरता नहीं आ पाती जिससे हम कह पाए कि राजनीति में अगर स्थिरता आ गई है, इसका मतलब हमारा एक अच्छा मजबूत लोकतंत्र हो गया है। तो देश जो है सिर्फ उस ट्रैक पर दौड़ने की बात करें, अभी तो हम रोड बनाने की बात कर रहे हैं, दौड़ना तो दूर की बात है। तो राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, कभी पासा इधर और कभी पासा इधर। राष्ट्र सुरक्षा का खतरा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जब देश के अंदर लोग डिवाइड होते हैं और देश के अंदर ही लोग जब ये घुटन फील करते हैं कि नहीं भाई, हमारी जिंदगी अच्छी नहीं है, हमें तकलीफ है, हमें प्रॉब्लम है, तो फिर वो देश विरोधी भी हो जाते हैं और देश की सुरक्षा में खतरा बन जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें भाई, मानवीय संवेदनाओं पर आघात। और इसमें कुछ बेचारे ऐसे लोग मारे जाते हैं जो सामने वाले पर भरोसा करते हैं, जो सामने वाले को अपनी तरह समझते हैं, लेकिन सामने वाला जो है पीछे चाकू लेके है, उसको बेचारे को पता ही नहीं लगता। यानी एक आदमी सुधरने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी सद्भाव लाने की कोशिश कर रहा है, एक आदमी दिमाग से सांप्रदायिकता को बिल्कुल नष्ट कर चुका है, लेकिन सामने वाले ने नहीं की है, तो कब उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी उसको पता नहीं लगता। आपको शायद पता होगा, एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है,
मैं तो समझता हूं कभी कभी कि किसी निहायती मूर्ख और बेवकूफ आदमी ने लिखी होगी वो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इश्क और जंग में सब जायज है, इश्क और जंग में सब जायज है। भाई ये जाने कितने जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया होगा इस सेंटेंस ने। इश्क और जंग में सब कुछ जायज नहीं है, यानी हिंदुस्तान की जो परंपरा, हिंदुस्तान का जो कल्चर, मूल कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारे यहां निहत्थे पर वार नहीं करते, भूखे को खाना खिलाते हैं, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है उसको अपने घर में सोने की जगह देते हैं। लेकिन दूसरे जो आक्रांत आए उनका सिस्टम क्या था? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इश्क और जंग में सब जायज है। तो लाइन लगा के गले काटे और बहुत जल्दी अपनी सत्ता बना ली। तो इससे क्या होता है कि मानवीय संवेदनाओं पर बड़ा आघात होता है। यानी एक आदमी संत प्रवृत्ति का है और दूसरा आदमी चाकू लेके खड़ा है तो वो संत बेचारा मारा जाता है। तो आपको दुष्परिणाम इसके समझ में आ गए कि सांप्रदायिकता के लॉसेस क्या हैं, सांप्रदायिकता के कॉजेस क्या हैं, सांप्रदायिकता होती क्या है। आगे बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। तो मूल बात है इसमें सद्भाव लाना, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना। तो ये जो सांप्रदायिकता है उस सांप्रदायिकता को नष्ट करके सद्भावना के साथ जिए। हमारे यहां जब मंदिर में आरती होती है उसमें कुछ लास्ट में कुछ लाइनें बोली जाती हैं। अब उसका कितना प्रभाव पड़ता है वो पता नहीं है। उसमें एक बोला जाता है विश्व का, तो बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कल्याण हो। ऐसे ही सभी मनुष्यों में सद्भावना हो, सभी मनुष्यों में यानी समस्त प्राणियों में, विश्व के समस्त प्राणियों में, देश की बात नहीं हो रही, राष्ट्र की नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व के मनुष्यों में सद्भावना हो। तो सिर्फ देश तक अगर हम बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं। पूरे विश्व की बात करें तो हमारा अपना एक अलग आयाम है, हमारी अपनी एक अलग गरिमा है। तो सांप्रदायिक सद्भाव या सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव या सौहार्द अर्थात भाईचारे, बंधुत्व या वसुदैव कुटुंबकम की भावना का उदय करना है। यानी सौहार्द का मतलब है भाईचारे की भावना को पैदा करना, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को पैदा करना, बंधुत्व की भावना को पैदा करना, जिससे मानव जीवन को एक गरिमा प्रदान कर राष्ट्र को विकसित किया जा सके। यानी राष्ट्र कब विकसित होता है? जब लोग विकसित होते हैं। और लोग कब विकसित होते हैं? जब ये सांप्रदायिकता से, लड़ाई झगड़ों से, इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सौहार्द स्थापित करने के कुछ प्रभावी उपाय ये आपको बहुत बारीकी से समझने हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो यहीं से मिलने वाले हैं कि आप एक पुलिसकर्मी हैं, आपको सौहार्द स्थापित करना है, आपके थाना क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कैसे काम करेंगे आप? तो वो काम करने का तरीका यहां से मिलेगा, बाकी कुछ चीजें और डिटेल में भी हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रभावी उपाय, और कुछ हैं, ये सारे नहीं है, और भी उपाय हो सकते हैं। पहला, सामाजिक झगड़ों का त्वरित निस्तारण। अब ये काम न्यायपालिका का है, मूलतः पुलिस का नहीं है। हालांकि पुलिस भी इसमें एक अभिन्न अंग है, क्योंकि किसी भी केस का निस्तारण तब होता है जब टाइम से चार्जशीट मिल जाए, टाइम से पुलिस उसका सब देखरेख कर ले, पूरा ब्यौरा वहां दे दे और निष्पक्ष दे दे, तो कोर्ट भी सही डिसीजन लेने में और जल्दी से डिसीजन लेने में मतलब उसको आसानी होती है, तो बड़ा अच्छे से वो हो जाता है। तो सबसे पहला है कि जितने भी सामाजिक, धार्मिक और इस तरह के सांस्कृतिक झगड़े हैं उन सारे झगड़ों का त्वरित निस्तारण करना चाहिए। अब जैसे राम मंदिर का मामला इतना लंबा चला, ये इतना लंबा, जितना लंबा चला उतना देश में अराजकता पैदा हुई,
उतना देश में वो बंधुत्व की भावना कम हुई। ये मामला अगर इतना लंबा नहीं चलता, ये मामला जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाता, जिसके भी फेवर में जाना था वो एक अलग बात है, लेकिन ये शॉर्ट आउट जल्दी से होता तो एक मुद्दा खत्म हो जाता। तो ये मुद्दे जितने ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं, उतने ज्यादा दिनों तक लोग डिवाइड रहते हैं। वोट की राजनीति पर रोक, तो वोट की राजनीति पर रोक लगा देनी चाहिए। यानी सबसे ज्यादा जो डिवाइड करने का काम करते हैं ये नेता लोग करते हैं। वो एक शायर का शेर है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन सिख कौन ईसाई, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन सिख कौन ईसाई, मैं जानता नहीं था, अच्छा हुआ तभी चुनाव आ गए। यानी जो आदमी ये जानता ही नहीं हो कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, चुनाव अगर आ जाए तो नेता बता देते हैं उसको कि तेरे पड़ोस में जो रहता है वो मुसलमान है या तेरे पड़ोस में जो रहता है वो हिंदू है। तो वोट की राजनीति की जाती है। इससे भी सौहार्द जो है वो स्थापित नहीं होता। इसका मतलब इस पर अगर रोक लग जाएगी तो सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। तो पुलिस को क्या करना चाहिए, अगर कोई ऐसी रैली निकाली जा रही है, अगर कोई वोट का मामला ऐसा चल रहा है किसी राजनीतिक आदमी द्वारा जहां विशेष धर्म और विशेष संप्रदाय की बात की जा रही है, तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए, उसको तुरंत कंट्रोल कर लेना चाहिए कि आप इसको डिवाइड मत करिए। सर आपसे मिलना है, सत्येंद्र यादव। हाँ भाई, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। मैं कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं कि मुझसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप आगरा आ सकते हैं चाहे जब, और मैं हमेशा 12 से 1 फ्री रहता हूं। फ्री का मतलब वो खाना खाने का टाइम होता है, बाकी अदर टाइम पर तो व्यस्तताएं बनी रहती हैं। बाकी 12 से 1 कभी भी आके आप मिल सकते हैं। और अभी होली की छुट्टियां हैं, आप हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। आर्थिक संसाधनों व सुविधाओं में एक रूपता, यह भी बड़ा मुद्दा है। आर्थिक संसाधन यानी एक आदमी को पैसा ज्यादा मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है, एक को स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रही है, दूसरे को कम मिल रही है, एक को सुविधा ज्यादा, दूसरे को कम। या आप देखते होंगे कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें 90% इंग्लिश मीडियम वाले लोग भर्ती होते हैं और 10% हिंदी मीडियम वाले, तो यह भी सुविधा में आता है। इससे भी देश में सौहार्द स्थापित नहीं होता, एक दूसरे से चिड़न पुड़न, एक दूसरे से घृणा होने लगती है कि ये आदमी, इसको सुविधा मिल गई, इसको रिजर्वेशन मिल गया, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, इसको पेपर मिल गया था कहीं से इसलिए आगे निकल गया, मेरी नौकरी इसने छीन ली। तो यह समरूपता होना बहुत जरूरी है। कानून की समरूपता, यस, कानून की समरूपता होनी चाहिए, यानी सर्वधर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों को प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व का मतलब हिंदुस्तान में जितने भी पर्व हैं, जितने भी बड़े पर्व हैं, उन सबको राष्ट्रीय पर्व घोषित कर देना चाहिए और सब लोगों को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। सब एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे के यहां जाएं, सब खुश रहें, तो देश अलग तरह से ग्रोथ करेगा। और आप जानते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां ये बीमारियां नहीं हैं जो अपने देश में, वो इन सारी बीमारियों से ऊपर उठ गए हैं। और आप में से अगर कोई ये सोचता हो कि हिंदुस्तान किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि या तो यहां सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे, या सिर्फ हिंदू रह जाएंगे, या सिर्फ ईसाई हो जाएंगे, सब लोग सब भाग जाएंगे, वो जमाना चला गया। आप सबके सब को यूएनओ रेगुलेट करता है, आपको वैश्विक नीतियों का समर्थन करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब मिलके आपको मसल देंगे। जो वैश्विक नीतियां बनी हुई हैं, उन नीतियों के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलर किसी धर्म, किसी जाति या किसी संप्रदाय के लिए इस तरह से कर ही नहीं सकते। वो जमाना चला गया, वो अंग्रेजों का जमाना था, या उस समय तक वैश्विक स्थितियां इस तरह की नहीं थी, या विश्व के जो बड़े देश थे वो एक दूसरे को लड़ा झगड़ा के ऐसे ही मस्त रहते थे। आज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ जो बड़े देश हैं वही सबको चला रहे हैं, हो सकता है हमारे देश को भी वही चला रहे हो। अरे भाई, सर विकास दिव्य कीर्ति सर के बाद आप ही एक ऐसे अध्यापक हैं
जिनके विचारों में इतनी सहजता, शीलता, शालीनता, तार्किकता दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। विकास सर का और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो मतलब ग्रेट आइडल पर्सन है, वो उनकी क्वालिटी अलग है। प्रभावी व निष्पक्ष कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अब देखो यहां तो डायरेक्ट आपका काम है भाई, यानी आप पुलिस वाले हैं तो आपका काम कैसा होना चाहिए? एक तो प्रभावी, यानी जिससे जो कह दिया वो माना जाए। ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई आ जाना पुलिस स्टेशन मिलने, वो कहता है कि भाई साहब मिलना है तो आप ही आ जाओ, तो वो प्रभावी होना चाहिए। या आपने अपने किसी जूनियर से कहा कि ऐसा ऐसा कर लो, उसने सुनवाई नहीं की, काम ही नहीं हुआ 7 दिन तक। और सबसे मेन बात है इसमें, ये काम कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, यानी पक्षपात नहीं करना चाहिए। पुलिस को बिल्कुल सब लोगों को एक जैसे भाव से, एक जैसे नजरिए से देखना चाहिए। हाँ, यूपीपी बैच 111 में ही मिलेगा, यूपीपी बैच 111 में ही मिलेगा। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि उनके सब रेट चेंज हो गए। आपको कोई किसी भी तरह का कूपन कोड नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप जाएंगे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को पता है, नीचे टिकर में चलता है, इसमें भी चल रहा होगा। तो रीजनिंग रनवे करके एप्लीकेशन है। और वो कुछ लोगों का एक दो क्वेश्चंस और भी थे, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे पिछले वीडियो के बाद। मैंने होली के लिए एक ऑफर कहिए या एक उपहार कहिए कि मेरा जो यूपी पुलिस के लिए जो बैच है वो आपको सिर्फ अगले 5 दिन के लिए 111 रुपए में मिलेगा। और मेरा जो समग्र बैच है, समग्र बैच एक ऐसा बैच है जिसको किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। वो बैच मेरा ऐसा बैच होता है जो 0 to end, यानी पुलिस के एग्जाम से लेकर आपको अगर बैंक पीओ देना हो, एसएससी सीजीएल देना हो, सीपीओ देना हो, सब क्लियर हो जाएंगे। यानी कंप्लीट रीजनिंग की बात होती है उसमें, और कंप्लीट उस लेवल की बात होती है जहां तक रीजनिंग हो सकती है। तो ये जो समग्र बैच है उसका प्राइस रखा है मात्र 149, और री एग्जाम बैच यानी यूपी पुलिस वाला जो बैच है उसका प्राइस रखा है ओनली 111। एप्लीकेशन का नाम आपको पता है, रीजनिंग रनवे। और एप्लीकेशन यानी प्ले स्टोर से आप ले सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये। आप लोग वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी है हमारा। और इसके साथ साथ अगर आप में से कोई iOS का यूजर है, अभी iOS वाले कई सारे लोगों ने कमेंट किए, iOS यूजर है तो वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके वहां iOS लाइट मिल जाएगा आपको। जो iOS लाइट भी एक प्रकार का वेब वर्जन होता है, लेकिन वो ऐप वर्जन भी है, यानी प्रॉपर एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। जैसे एप्लीकेशन आपको दिखाई देते हैं आपके iOS में, आईफोन में, वैसे ही आपको वो दिखाई देगा। प्रॉपर आप क्लासेस वहां से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीति। शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, जिसमें किसी धर्म संप्रदाय की बात या किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह होता है, वो एक जगह राम लिखते हैं, यानी तुलसीदास लिखते हैं राम के लिए कि राम ने एक बार ऐसा कहा, शिव द्रोही ममदास कहावा, वो नर मोय सपनेऊ नहीं भावा। यानी शिव का दुश्मन हो और ये कहे कि मैं राम का भक्त हूं, ऐसा आदमी मुझे कभी नहीं भाता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि परमात्मा शायद सबके लिए एक है, और सबके लिए अगर एक है तो वो परमात्मा जरूर ये सोचता होगा कि कोई भी आदमी जो अल्लाह से प्यार कर रहा है, ईश्वर को गाली दे रहा है, या ईश्वर से प्यार कर रहा है और अल्लाह को गाली दे रहा है, ऐसा आदमी मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। यानी परमात्मा अगर सच में कहीं है तो जरूर यह धारणा उसकी होगी। और हमारा सिस्टम क्या है, जिस आदमी से हमें जो सीखने को मिल जाए, जिस आदमी की जो क्वालिटी हमें अच्छी लगे, बस उसी को अपना आदर्श मान लो। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें श्रेष्ठता है, तो बस हमें उसका अनुकरण करना है। हमें राम से क्या सीखना चाहिए, वो राम से सीखना है। हमें शिव से क्या सीखना चाहिए, वो शिव से सीखना है। हमें आज की डेट में साहब मोदी जी से क्या सीखना चाहिए, सीख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। भले ही आप सपाई हैं, भले ही आप कांग्रेसी हैं,
लेकिन अगर मोदी जी में कोई क्वालिटी है तो सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर किसी सपाई में कोई क्वालिटी है तो मोदी जी को भी सीख लेना चाहिए कि इस आदमी में मुझसे बेहतर कोई क्वालिटी है। तो शिक्षा का मतलब यह होता है, यानी जब हम सारे धर्मों से कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नीति होनी चाहिए। और एक पॉइंट है, सांप्रदायिक शिक्षा पर रोक लगनी चाहिए। तो ये जो सांप्रदायिक शिक्षा दी जाती है, धर्म विशेष पर जो शिक्षा दी जाती है, अलग अलग शिक्षा के केंद्र बनाए जाते हैं कि यहां साहब सिर्फ धर्म दीक्षा दी जाती है, यहां सिर्फ आपको रामचरितमानस पढ़ना सिखाया जाता है, यहां सिर्फ आपको कथावाचक बनाया जाता है, यहां आपको सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, यहां आपको नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। इस तरह की जो शिक्षा की जो पाठशालाएं हैं या शिक्षा के जो केंद्र हैं, इन सब पर हमें रोक लगा देनी चाहिए, तब एक सौहार्द पैदा हो सकता है। और लेकिन भाई धर्म के नाम पर छूट भी बहुत मिली हुई है हमारे संविधान में। धर्म के नाम पर बहुत सारी अराजकताएं कर सकते हैं, बहुत सारी छूट है। राष्ट्रीय इतिहास में से सांप्रदायिकता को हटाना जरूरी है। ये एक ऐसा मुद्दा है भाई कि ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। यानी हमारे देश का जो इतिहास है, जो लोगों ने लिखा है, उस इतिहास को तोड़ दो, मरोड़ दो, उसमें से कुछ कमियां हैं उनको दूर कर दो। यानी वो कह रहा है कि इतिहास दोबारा से लिख दो। तो इतिहास दोबारा से कैसे लिखा जा सकता है, जिसमें से धर्म जाति के नाम पर जो इतिहास में पहले से फीड कर दिया गया है, जो लिख दिया गया है, उसको हटा दो उसमें से। तो नए लोगों को वो सब पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, और पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा तो उनका ब्लड जो है उबलेगा नहीं, उनको कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से वो आगे विज्ञान की और उसकी सबकी ग्रोथ की बात करते रहेंगे। तो ये ऐसा, हालांकि इतिहास के बहुत सारे पहलू होते हैं, इतिहास से अगर आदमी कट जाए तो ग्रोथ भी प्रभावित होती है। और एक नजरिया ऐसा भी है कि सही इतिहास की नॉलेज अगर आपको नहीं है, सच जो इतिहास है उसकी नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो भी आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तो ये तो भाई बड़ा विरोधाभास रहता है। विरोधाभास का मामला ऐसा है कि एक बात हमें एक समय पर सही लगती है और उसी की बिल्कुल विरोधी बात हमें किसी दूसरे समय पर सही लगती है। जैसे आप में से कोई एग्जाम में फेल होकर आया हो और आपके घर वाले कहें आपसे कि बेटा कोई बात नहीं है, चिंता मत कर, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बड़ा आराम मिलता है, ऐसा लगता है कि आयोडेक्स लगा दिए, बहुत आराम मिलता है। लेकिन उसी सेंटेंस को हमारी बिखरी जुल्फों वाले प्रेसिडेंट ने कुछ दूसरे तरीके से कहा था। इंतजार करने वाले लोगों को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी जो भाग्य के और समय के भरोसे बैठते हैं उनको केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब देखिए, मैंने बिल्कुल अपोजिट बात कही, लेकिन अब यह भी अच्छी लग रही है। 1 मिनट पहले हमें वो बात अच्छी लग रही थी कि भाग्य के भरोसे रहिए, और अब हमें यह बात अच्छी लग रही है। हालांकि आजकल मैं इस कहावत को थोड़े दूसरे तरीके से लिखता हूं। मैंने अपने ऑफिस में लगा रखा है, इंतजार करने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोशिश करने वाले आजकल कुछ छोड़ते ही नहीं है। आजकल कोशिश करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर कोई इंतजार कर रहा हो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। रीजनिंग का प्राइस कितना है ऑफलाइन बैच का? अरे भाई, आपकी क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। ऑफलाइन बैच का मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता हूं, मेरे यहां मात्र 3500 रुपए फीस होती है। ऑफलाइन बैच में केवल 3500 रुपए फीस होती है। मेरा उद्देश्य पैसा वाला होना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि बस ऐसे ही चलता रहे, मैं बिना किसी असुविधा के आपके सामने रोज आता रहूं, आपको पढ़ाता रहूं, बस इतना सब परमात्मा व्यवस्थित करता रहे। बाकी बहुत ज्यादा पैसे वाला होना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी एक अन्याय है, वो भी एक पाप है। एक्चुअल में क्या है, ये जमीन है, ये बिल्कुल समतल है। आप जहां भी मिट्टी का ऊंचा टीला बनाओगे तो गारंटी के साथ कहीं ना कहीं गड्ढा जरूर करोगे। यानी जब जब आप में से कोई भी बहुत पैसे वाला होगा तो गारंटी के साथ कोई ना कोई बहुत गरीब भी होगा। एक नहीं तो बहुत सारे अलग अलग लोग थोड़े थोड़े गरीब होंगे। तो बहुत ज्यादा पैसा कमाना भी, बहुत ज्यादा एक अडंबार लगाना भी कोई मानक नहीं है, और आखिर कहीं तो आपको विराम लेना ही पड़ेगा। तो समुचित होना चाहिए सब कुछ।
जो उचित है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, बस वो स्थिति बनी रहे। चलिए अब देखिए भाई, सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने व सौहार्द स्थापित करने में पुलिस की भूमिका क्या है। आपको ये पार्ट चाहे कितना भी बड़ा है, कुछ भी है, मजबूरी में पढ़ना ही पड़ेगा। पुलिस का रोल क्या है, वो सामान्य से कुछ एग्जांपल्स देखकर हम इस पार्ट को कवर नहीं कर सकते। यानी ये पार्ट अगर हम पढ़ लेंगे और इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप देंगे। और आज मैं ये गारंटी देता हूं कि आज आपके सामने जितने क्वेश्चंस आएंगे मुझे एक का भी आंसर नहीं देना पड़ेगा, आप अपने आप आंसर देंगे अगर आप मुझे ठीक से सुन रहे हैं और ठीक से मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं वैचारिक रूप से वहां आप पहुंच पा रहे हैं, वहां आप सोच पा रहे हैं। तो स्थिति हो सकता है किसी के साथ उल्टी भी हो, कोई ऐसा भी सोच रहा हो कि अरे भाई ये आदमी तो बहुत ज्यादा बार बार राम की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप में बन रहा है, या कोई ऐसा सोच रहा हो कि ये आदमी तो बहुत अल्लाह से प्रेम करने वाला है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ को तकलीफ हो रही होगी कि ये आदमी पता नहीं कहां से कहां ले जा रहा है। लेकिन मैं एक्चुअल में जो दर्पण आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप वहां सोचने की बात करते हैं, वहां पहुंचने की बात करते हैं, तो गारंटीड आपके आंसर सही जाएंगे। बुक बहुत जल्दी आ जाएगा भाई, अगले 10 दिन में आपको बुक मिल जाएगी। अगले 10 दिन में आपको बुक मिल जाएगी, यूपीपी के प्रैक्टिस सेट और ये सब बहुत जल्दी मिलेगा। मैंने आपको बताया कि बस ये होली को खत्म होने दीजिए, होली को निकलने दीजिए, उसके बाद लगातार क्लासेस मिलेंगी आपको। मैंने आपसे कह दिया है, मैं आपके साथ हूं, 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना तय है आपका, ठीक है, निश्चिंत रहें। और यूपीपी कांस्टेबल ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि ठीक से अगर समझ ले, ठीक से पढ़ ले, तो मैं हर टॉपिक ऐसे ढंग से पढ़ाता हूं कि फिर चाहे एग्जाम कोई भी हो। और मेरा मानना भी ये है कि बॉडी में ताकत हो तो दंगल कहीं का भी हो, क्वालिटी होती है तो लाइन लगा के सिलेक्शन होता है। यानी एक बार आपका स्तर सेट हो जाए, एक बार आप वहां तक पहुंच जाएं, तो हर जगह सिलेक्शन होता है। सर आप पढ़ाते समय बात बहुत करते हैं। अब यार क्या करें, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि ये टॉपिक ही बात करने वाला है, इसमें पढ़ने पढ़ाने का कुछ है ही नहीं। ये तो बातों से, एक्चुअल में ये सत्संग हो रहा है, क्योंकि आपके वैचारिक स्तर को आप जहां अटके हुए हैं वहां से ऊपर सत्संग से ले जाया जा सकता है, सामान्य क्वेश्चन से नहीं हो सकता। चलिए देखिए, पुलिस सामाजिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में। यह उन व्यक्तियों की सुरक्षा और समाज की आशाओं को साधने के लिए जिम्मेदार होती है जो सामूहिक दुर्भावनाओं, संघर्षों या उत्पीड़न के शिकार हो सकते हैं। इसमें देखो बड़ी अच्छी बात इसमें क्या है, पुलिस से हम अपेक्षा करते हैं, पुलिस से हम आशा करते हैं कि पुलिस ऐसी होनी चाहिए। तो जैसे आप टीचर से आशा करते हैं, टीचर से अपेक्षा करते हैं कि हमारा टीचर ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है कि मैं जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट करूं वो ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप वैसे हैं तो गारंटी से आपका सिलेक्शन होगा। अपेक्षाओं का मामला है, बस जो अपेक्षा पर खरा उतरेगा वो सफल होगा। तो मैं अगर आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा हूं तो मैं पढ़ाने में सफल हूं, और आप अगर एग्जामिनर की अपेक्षाओं पर खरे उतरे तो आप सिलेक्शन लेने में सफल हो जाएंगे। और उसके बाद जब पुलिस वाले बन जाएंगे आप, उसके बाद समाज की, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे तो आप एक अच्छे पुलिस वाले कहलाएंगे। उसके लिए आपके एग्जामिनर को भी आप पर नाज होगा कि ये हमारा तराशा हुआ आदमी है। और हम जैसे टीचर्स को भी कभी जब आप कुछ नाम रोशन करेंगे तो हमें भी नाज होगा कि ये हमारा तराशा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस का काम क्या है, ये आपको एक शॉर्ट में यहां से समझ में आ गया है। बाकी मैं सिर्फ ये हेडिंग्स की बात करूंगा, बाकी ये डिटेल को छोड़ देते हैं क्योंकि डिटेल्ड हमने बहुत कुछ समझ लिया है अभी।
सबसे पहला, शांतिपूर्ण प्रबंधन पुलिस का काम होता है। सुरक्षा की जांच पुलिस का काम होता है। ये डिटेल में चीजें हैं, डिटेल से भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आप में से जो एक्चुअल में जिनके पास प्रॉपर टाइम है, जिनका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, या जिनको ये लगता है कि हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, हमें सिर्फ इस पर पकड़ बनानी है, तो ये सारा सब कुछ मैं अभी इस क्लास के जस्ट बाद आपको एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा, यानी पीडीएफ सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको प्रॉपर पढ़ भी सकते हैं, उससे एक अलग थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा। विशेष टीमों का गठन करना आना चाहिए पुलिस को। कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए पुलिस को। सामाजिक सद्भावना और शिक्षा पर भी काम कर सकती है पुलिस। नेतृत्व का प्रदर्शन, यानी पुलिस जो है अपने आप में लीडर बन सकती है। पुलिस अपने आप में किसी भी मामले को हैंडल कर सकती है, यानी उससे ऊपर फिर कोई नहीं है, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। और शांतिपूर्ण समाधान भी कर सकती है, यानी किसी भी मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण समाधान की भी स्थिति, यानी जितने भी बड़े संघर्ष होते हैं, जातीय संघर्ष होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनमें डेली डेली डेली, हाँ भाई, बॉडी फिटनेस बॉय हम बिल्कुल डेली आएंगे, निश्चिंत रहें। मैंने आपको बता दिया है, होली के जस्ट बाद लगातार क्लासेस होंगी, एक दिन की छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस पर। तो जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं मैंने आपको बता दिया है। आपके जो 13 क्वेश्चन आए थे वो 13 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड हो रखे थे। उनमें से लगभग 2 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे, लगभग 9 क्वेश्चन आपके पुलिस एप्टीट्यूड के थे, और 1-2 क्वेश्चन आपके एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कॉमन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नॉट पुलिस एप्टीट्यूड। यानी एक पुलिस वाले को क्या करना चाहिए और एक सामान्य आदमी को क्या करना चाहिए, ये डिफरेंस है दोनों में। और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस 1-2 दिए गए थे। तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, सांप्रदायिक दंगों को घटने में या घटाने में कौन सा कारण सहायक है या कौन सा कारक सहायक है। सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करने में, काबू करने में कौन सा कारण इसमें से सहायक है, कौन सा उपाय सहायक है, बताइए। तो ए और बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, ए बी डी। ओके, ब्लॉगिंग सिस्टम शेयर, मैं समझ नहीं पा रहा भाई क्या कहना चाहते हैं आप। ए और बी, ज्यादातर लोगों का आंसर ए है, कुछ लोगों का आंसर बी भी है, और योगेश शर्मा जी डी की बात कर रहे हैं। ओके, दीप चंद ए की बात कर रहे हैं, और ये ब्रज मंजारी हैं, क्या नाम है, ए की बात कर रहे हैं, तरुण ए की बात कर रहे हैं, अजय मलिक ए की बात कर रहे हैं, संदीप गोरखपुरी ए की बात कर रहे हैं। ओके, ए वाले लोग ज्यादा हैं। चलिए भाई देखते हैं। पहला, कानून की समानता। यस, कानून की समानता जो है सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करने में सहायक है। वोट की राजनीति करने से तो सांप्रदायिक दंगे और ज्यादा भड़कते हैं। हथियार बारूद की बिक्री करने से और भड़कते हैं। यानी मेरे अंदर आक्रोश है, मेरे अंदर किसी दूसरी जाति, दूसरे वर्ग को लेकर बहुत घृणा है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जिस दिन ताकत आ गई, यानी जिस दिन हथियार आ गया हाथ में, तो फिर तो बिगाड़ ही सकता है। इसलिए इससे भी बढ़ावा मिलता है, और गलत अफवाहें फैलाने से भी बढ़ावा मिलता है। तो ये तीनों जो हैं, इससे तो सांप्रदायिक दंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। कम किससे होंगे, तो कम होंगे सिर्फ किससे, कानून की समरूपता से, कानून की समानता से। सारे धर्मों के लिए, सारे वर्गों के लिए एक जैसा कानून होगा, तो उससे कुछ दंगे जो हैं कम होंगे। यानी एक बीमारी का इलाज तो कम से कम हो ही जाएगा। तो ये आरवी जाट जो हैं डी आंसर दे रहे हैं। नहीं भाई, डी आंसर नहीं हो सकता।
गलत अफवाहें फैलाना, गलत अफवाहें जब जब आप फैलाएंगे तो सांप्रदायिक दंगे कम होंगे या और बढ़ेंगे? सांप्रदायिक दंगे तो और बढ़ जाएंगे। आप गलत, कहीं कोई दंगा हो रहा है कि साहब आगरा में कोई दंगा हो रहा है बहुत ज्यादा, दो अलग अलग धर्मों के लोगों में, और आपने एक अफवाह और फैला दी कि आगरा की चिंगारी लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ में इस संप्रदाय के लोगों ने, ए संप्रदाय के लोगों ने बी संप्रदाय के 50 लोगों को आग के हवाले कर दिया, तो वो घटना यानी वो अफवाह यहां और भूचाल, यहां तो भूकंप आ जाएगा पूरा, यहां और उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आंसर डी इम्पॉसिबल। आंसर होगा हमारा सिर्फ कौन सा? ए, कानून की समानता। सांप्रदायिक दंगों को घटने में कौन सा कारण सहायक है या कौन सा उपाय सहायक है? तो हमारा कौन सा उपाय सहायक होगा? सिर्फ ए, कानून की समानता। मैं आगरा से हूं भाई। ये जो डी आंसर दे रहे हैं, ये किस बेस पर आंसर दे रहे हैं? योगेश जी तब डी होगा। अजय कुमार डी आंसर, डी बार बार, क्या है ये सब? मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो आप जानबूझकर ऐसे ही डी लिखते जा रहे हैं बार बार। हाँ, क्वेश्चन सही से पढ़िए भाई, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। चलिए अगला देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं या दंगे भड़क उठे हैं, आपको क्या करना चाहिए? यानी आप एक पुलिस अधिकारी हैं और धार्मिक रूप से एक एरिया बहुत सेंसिटिव है कि भाई यहां अगर कोई मामला भड़क गया तो फिर ये ज्वालामुखी बन जाएगा। तो उस एरिया में आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठी चार्ज का आदेश दे देना चाहिए। दूसरा है, हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। उपद्रवियों को हिरासत में लेने के बाद सुलह करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों से बात करनी चाहिए। पूर्व के उपद्रवियों की निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो क्या आंसर है? मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा इसको। आपका आंसर क्या है? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं बी और कुछ लोग आंसर दे रहे हैं सी। बी और सी दो आंसर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की थी कि ये जो मामला भड़क गया है वो कितना भड़का है, किस स्टेज पर पहुंच गया है। यानी कोई भी दंगे की स्टेज क्या है, वो स्टेज तय करेगी। जैसे कैंसर की स्टेज होती है ना, वो तय करती है कि इस आदमी को कौन सा उपचार देना है। ऐसे ही दंगों की स्टेज तय करती हैं कि इस स्थिति में क्या करना है। यानी प्राइमरी स्टेज में है दंगे तो बातचीत से हल किए जाते हैं। प्राइमरी स्टेज में है तो बातचीत से हल किए जाते हैं। गाली गलौज की स्टेज में है, पत्थर फेंकने की स्टेज में है तो उपद्रवियों को पकड़ा जाता है। और अगर हिंसा पर उतर आए हैं तो उनको प्रॉपर अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। बात समझ में आ रही है कि आपको? सिर्फ दंगे भड़कने वाले हैं, आपस में मनमुटाव है, गाली गलौज है, सिर्फ ऐसी स्थिति है तो उनके बीच बातचीत करवा के सुलह की जाती है। उससे ऊपर की स्टेज है तो उनको तितर बितर किया जाता है, अलग किया जाता है, 2 दिन के लिए उसको पुलिस स्टेशन रखा जाता है। और अगर इससे भी ऊपर का मामला है तो सीधे जेल भेज दो, तब काम हल होता है। तो ये कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। बस स्थिति ये है, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है धार्मिक रूप से। यानी वहां 2 धर्मों के लोग रहते हैं और दोनों में बिल्कुल 19-20 का मुकाबला है। कोई किसी से न कम है न कोई किसी से ज्यादा है, एकदम कांटे की टक्कर है। इलाके में दंगे भड़क उठे हैं तो बात सिर्फ धार्मिक रूप से सेंसिटिव की नहीं रही, दंगे भी भड़क उठे हैं, यानी दंगे होने लग गए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? पहला,
यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठी चार्ज का आदेश दे देना चाहिए। ये एक तरीके से सही हो सकता है कि साहब लाठी चार्ज कर दो, लेकिन लाठी चार्ज करने से कितना उपाय हो पाएगा, कितना कंट्रोल हो पाएगा, इसमें मतलब पूरा इलाज नहीं हुआ। इसमें इलाज जो है खांसी का तो हो गया लेकिन जुकाम का नहीं हुआ, ऐसी स्थिति है। दूसरा, हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए। यहां भी स्थिति लगभग वैसी ही है कि यहां साहब जुकाम का इलाज हो गया, खांसी का नहीं हुआ है। और चौथे की बात करें तो पूर्व में जो उपद्रवी रहे हैं, यानी जो हिस्ट्री सीटर हैं, पहले से जिनका नाम है उपद्रव करने में, उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो इससे भी समस्या का हल उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये दो काम कर रहा है। एक तो कह रहा है कि उपद्रवियों को हिरासत में लेने के बाद सुलह करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों से या उनके जो लीडर हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। यानी दो काम करने कि जो दंगे अब तक कर रहे थे उनको तो पकड़ लो कि बेटा आप चलो, आपका काम यहां से फ्री हुआ, आपने जो करना था वो कर लिया। और बाकी उनके जो मूल लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके जो लीडर हैं, उनको बुलाइए कि अगर आप आगे भी ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा जैसा इनके साथ हो रहा है। तो उनको समझाइए। इस तरह से समझते हैं तो इस तरह से समझाइए, प्यार से समझते हैं तो पहले प्यार से समझाइए कि भाई आपस में झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये काम पुलिस का है। तो यहां एक बेहतर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। हाँ, रोहित यादव बिल्कुल ठीक आंसर दिया है आपने, और इस बार तो सबने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। पंकज, शिव एजुकेशन, और ये ब्रज नाजरी, यार ये बड़ा मतलब मैं इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा हूं। आपके क्या स्पेलिंग लिखी है, या तो वो दो शब्दों को मिला दिया है या मतलब मैं क्षमा चाहता हूं। आकाश पासवान है, रोहित यादव, शिव एजुकेशन, अजय कुमार, दुर्गेश, अजय मलिक, दीपिका राजपूत। क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देना। हाँ, लास्ट में ही दिया है क्वेश्चन का आंसर। सर मेरा नाम, हाँ भाई आपका नाम ले दिया हमने, सबका नाम ले दिया है। हाँ नहीं ठीक है, मैं आपके स्तर पर सोचूं तो अच्छा लगता है कि हमारा कोई नाम ले रहा है। हर आदमी अपने अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हर आदमी अपने अपने तरीके से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर आपका नाम लिया जाता है तो अच्छा लगता है कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, हम भी है, हम इस क्लास का हिस्सा हैं। तो मैं आपकी इस मनस्थिति की कद्र करता हूं, मैं इसको समझ सकता हूं बहुत अच्छे से। चलिए, तो क्षमा चाहता हूं कि सब लोगों का नाम लेना बहुत मुश्किल है, इतने सारे लोग हैं तो पॉसिबल नहीं है। बाकी जिनका नाम ले लिया है उनके प्रति भी मेरी वही धारणा है, मेरी वही शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं लिया है उनके प्रति भी मेरी वही धारणाएं, वही शुभाशीष, वही शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आगे की बात करते हैं। समुदायों के बीच जोड़बंदी को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी कौन कौन सी पहल कर सकते हैं? अब बड़ी समस्या पता है क्या है, मैं चाहता तो इस शब्द को चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर चेंज नहीं किया। ये अभी पिछले ये जो जेल वार्डन का पेपर हुआ है उसमें आया था, एज इट इज शब्द लिखा है। अब ये जो जोड़बंदी है ये मूल कहीं इंग्लिश में से ले लिया है। समुदायों के बीच में जोड़बंदी, जोड़बंदी का मतलब होता है एक तरह की फ्रेंडशिप। जोड़बंदी का मतलब एक तरह की फ्रेंडशिप, यानी आपसी सुलह की बात करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि जोड़बंदी को यानी मित्रता को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी कौन कौन सी पहल कर सकते हैं। यानी एक पुलिसकर्मी दो समुदायों के बीच में फ्रेंडशिप बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, उसके लिए पुलिस क्या कर सकती है। तो मैं वेट कर रहा हूं भाई आपके आंसर का। कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने डी आंसर दिया है। अजय मलिक बी की बात कर रहे हैं, तरुण बी, और एसी बीएसपी भी बी की बात कर रहे हैं, नीरज बी की बात कर रहे हैं, मनी बॉय बी बी बी। ओके ठीक है, तय हो गया आप तो कि ऑलमोस्ट लोग बी की बात कर रहे हैं। यस अजय मलिक जी, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा है,
बी, ओके, बी फॉर बाहुबली। क्या क्रिएटिव लोग हैं। दुर्गेश लिख रहे हैं ए, दुर्गेश लिख रहे हैं ए, एक लिख रहे हैं लवकुश वर्मा ए एंड बी। सटीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए ये क्या है, एप्टीट्यूड है, और एप्टीट्यूड जो है हर बार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी मैं उस स्तर पर सोच पा रहा हूं, दूसरा नहीं सोच पा रहा है, या दूसरा मुझसे बहुत आगे की बात कर रहा है। सर आपसे क्वेश्चन पूछना है, हाँ भाई पूछने लायक है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दंगों के घटित होने के लिए कहा गया। देखिए दंगे घटित हो सकते हैं, सिर्फ संभावना है तो बात अलग है, और दंगे हो गए हैं तो बात अलग है। वो तो जितनी स्थिति हो गई है दंगों की, उस स्थिति का बल आपको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बात हो रही थी कि कल सिर्फ उड़ रहे हैं, और आपने जाके उन सबको अरेस्ट कर लिया। तो ठीक है, उनको हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जाके पर्टिकुलर किसी एक आदमी को अरेस्ट करते हैं, दूसरा आपके हाथ में नहीं आया, तो वो दंगे और भड़क जाएंगे। या जाके आपने लाठी चार्ज कर दी सब पर, तो दंगे और भड़क सकते हैं, और एक समय के बाद तो पुलिस का भी डर खत्म हो जाता है, फिर आपको बाहर से फोर्स बुलानी पड़ती है, तो तब तक तो आग लग चुकी होती है। तो हमें उसी तरह से ध्यान देना है कि हाँ ठीक है। पहला है सामाजिक अभियानों का संचालन करना। सामाजिक अभियानों का संचालन करना नहीं भाई, सामाजिक अभियान अगर आप चलाएंगे तो कौन से समाज के लिए? धर्मनिरपेक्ष अभियान चलाएं तो समझ में आ रहा है। सामाजिक अभियान चलाएंगे तो इससे तो समुदायों की जोड़बंदी और ज्यादा खत्म होगी, जोड़बंदी तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है, जानकारी और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना। हाँ भाई ये काम कर सकते हैं कि आपको जिस तरह की नॉलेज है कि साहब सद्भावना कैसे आती है, दो समूहों में कैसे वार्ता। अच्छा देखिए ये सब केस स्टडी पर डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जब मामला बहुत ज्यादा भड़क जाता है, जब मामला कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो एक्सपीरियंस्ड लोग बुलाए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस तरह की कई सारी स्थितियों को हैंडल किया है, तो उनको पता होता है कि इस तरह के केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आप अपनी जानकारी और एजुकेशन के हिसाब से क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, उन लोगों को समझाएंगे, उन लोगों को बताएंगे। तीसरा, ताकतवर समुदायों के हितों को प्राथमिकता देंगे। नहीं भाई ये तो फिर गुलामी करने वाली स्थिति हो गई। पुलिस का काम ये नहीं होता कि जो ताकतवर समुदाय है, जो ताकतवर धर्म है या ताकतवर जाति का आदमी है, उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिला देना, ये पुलिस का काम नहीं है। निष्पक्ष होना चाहिए। और विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देना। विभाजन और भेदभाव को बढ़ावा देंगे ये तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सिर्फ यहां कौन सा हो सकता है, बी। तो ये तो एक ऐसा आसान क्वेश्चन था जिसमें सारे आंसर सही नहीं थे। तकलीफ तब होती है जब सारे के सारे आंसर सही हो, चारों के चारों, लेकिन चारों में से कौन सा ज्यादा सही है। यहां तो ये तीनों गलत थे, सिर्फ सही एक था। तो ऐसा क्वेश्चन आसान होता है दूसरों के कंपैरिजन में। आज भी टाइम भाई बहुत हो गया, अभी तो इसमें बहुत क्वेश्चन है। चलिए अभी हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी फिर इस क्लास को और कंटिन्यू करना पड़ेगा मुझे लगता है। और मुझे समझ में आ गया कि क्लासेस का टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। देखिए 4th, दिवाली पर पटाखे चलाते समय चलाने पर 2 समुदायों के बीच टकराव हो गया, मारपीट व पथराव शुरू हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया कि मारपीट और पथराव भी शुरू हो गया है, सिर्फ झगड़ा टकराव तनाव नहीं हुआ है, यानी स्थिति एक स्टेप और ऊपर पहुंच गई है। तो पहला है, पुलिस को पटाखे विक्रेताओं को हिरासत में लेना चाहिए, यानी जो पटाखे बेचने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए कि भाई आपने पटाखे क्यों बेचे। स्थिति को गंभीरता के अनुसार पर्याप्त पुलिस फोर्स स्थिति की गंभीरता के अनुसार पर्याप्त पुलिस फोर्स बुलानी चाहिए। पुलिस को दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये वाला आंसर इसलिए गलत है कि समझौते की बात तो तब होती है जब
दंगे भड़के ही नहीं हो, सिर फूटे ही नहीं हो। जब सिर फूटने वाली स्थिति पैदा हो गई है तो जिसका सिर फूट गया है उसको संतुष्टि तब होगी जब सामने वाले के कान में पड़ेगा, यानी वो अरेस्ट हो जाएगा, पुलिस उसको अपने हिरासत में ले लेगी, तब उसको थोड़ी सी शांति मिलेगी कि चलो भाई इसने मुझे पीटा था, ये अरेस्ट हो गया, अब इसको सरकार सजा देगी, यानी तब वो मामला हैंडल होता है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ सिर फूट गए और दूसरी तरफ आप उनसे कहोगे भाई ठीक है मान जा तू, कोई बात नहीं है। दूसरा, ये पहला वाला तो एक सेकंड में गलत हो गया था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कहीं से कहीं बात जा रही है। स्थिति की गंभीरता के अनुसार पर्याप्त पुलिस फोर्स बुलानी चाहिए, ये आंसर सही है, लेकिन यहां ठीक वही स्थिति है कि जुकाम की दवाई तो मिल गई लेकिन खांसी की नहीं, यानी इससे पूरा निवारण नहीं हुआ। लास्ट वाले को देखिए, उपद्रवी तत्वों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर शांति स्थापित करनी चाहिए, यानी शांति की बात तीसरे नंबर पे कर रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है कि पहले हिरासत में लो और अगर गुनाह किया है तो उनके विरुद्ध क्या करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई, और उसके बाद जो लोग बच गए हैं, जो हिरासत में नहीं आए, वो भी तो सिर्फ फोड़ सकते हैं, उसके बाद उनमें शांति स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लीडर्स से, उनके लोगों से बात करनी चाहिए। तो हमारा आंसर यहां पर डी होगा, न कि ए, बी और सी। तो डी आंसर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक दिया है। और अब मैं एक बात कह सकता हूं आपसे कि अब इस टॉपिक में क्या चल रहा है ये सब समझ में आ रहा होगा आपको, यानी अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बंसी बज कहां रही है। अब तक सिर्फ ये समझ में आता था कि बंसी सिर्फ बज रही है, तो केवल बज रही है उससे नहीं काम चलता, ये सब चल क्या रहा है, किस चैनल से बात हो रही है। जब हम उस चैनल तक पहुंचते हैं, जब हम उस स्तर तक पहुंचते हैं, तो पढ़ने में, सीखने में अंदर से भी खुशी फील होती है। ऐसा लगता है कि यस, हमारी कुछ डाउट, हमारे कुछ प्रश्न जो है हल हो रहे हैं। सर मेरी झूठी मारपीट की एफआईआर हुई थी और जमानत भी हुई थी। ठीक है भाई, ये तो जाने क्या क्या चलता है, ये तो बहुत कुछ चलता है। अब कमजोर को सब सताते हैं, जब तक आप कमजोर हैं तब तक सताते जाओगे, और जिस दिन आप में ताकत आ गई उस दिन लोग आपको सताना बंद कर देंगे। तो बस आदमी का कमजोर रहना भी मेरी समझ से एक अभिशाप समझिए या उसका फेलियर समझिए। तो आदमी को कमजोर नहीं रहना है, बस ये ठान लीजिए कि मुझे कमजोर नहीं रहना है। और हम सिर्फ बात करते हैं कि कैसे भी नौकरी मिल जाए, तो केवल नौकरी मिलने से ताकत नहीं होती, ताकत होती है सबसे ज्यादा वैचारिक। तो आदमी को एक्चुअल क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए। तो किसी भी तरीके से आप कमजोर मत रहिए। हाँ भाई, बुक का इंतजार मुझे भी है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बुक बहुत जल्दी आ जाएगी, बस होली मना लीजिए, उसके बाद बुक मिल जाएगी। अच्छा, आंसर दे दिया, गुड। ए और डी, दिगंबर आंसर दे रहे हैं डी, और बाकी सब लोगों का आंसर आ रहा है ए, गुड। अच्छा, योगेश शर्मा जी बी की भी बात कर रहे हैं। आकाश पासवान, बुक की चिंता ना करें, बुक बहुत जल्दी आपके हाथ में होगी। आप, अच्छा तरुण, मैं पुराना स्टूडेंट हूं, ओके, चलिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आपने दिल जीत लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बस मैं कोशिश करता हूं कि ठीक से पढ़ाता रहूं, बाकी दिल जीतना और ये सब आपका बड़प्पन है, अच्छा है, इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाने का तरीका आपका सरल और ए। अच्छा, सी आंसर भी है कुछ लोगों का। नौकरी के बिना तो सांस भी नहीं लेने दे रहे लोग, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप कमजोर हैं, आपको नौकरी की जरूरत है। आपने देखा होगा कि गले में मोटी चेन, 4 उंगलियों में 4 अंगूठियां कौन से लोग पहनते हैं? जिनके पास भाषा की ताकत ना हो, विचार की ताकत ना हो, तो बेचारों को ताकत बढ़ानी पड़ती है, यानी उनका अपने आप में कोई परिचय नहीं है, अपने आप में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, तो उनको लगता है कि हमारा इंट्रोडक्शन हमारी चेन दे देगी, हमारी अंगूठियां दे देंगी। लेकिन जिनमें ताकत होती है, जिनमें वैचारिक ताकत होती है, उनको ना कोई चेन पहनने की जरूरत है, ना कोई अंगूठियां। तो आपको अगर नौकरी की जरूरत है,
इसका मतलब आप सीधी सीधी बात है कि आप कमजोर हैं। आपको जब नौकरी मिल जाएगी तब आप में एक ताकत आएगी, तब आप दिखा पाएंगे दूसरों को, और तब आपको सांस मिलने लगेगी। तो बस कमजोर मत रहिए, ठीक है? नौकरी से ताकत मिलेगी, नौकरी का पीछा करिए, नौकरी पाइए, उसके बाद फिर कोशिश करिए कि अब कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, फिर उनको हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। सर जी यूपी पुलिस का टेस्ट कितने का है बैच? अरे भाई, टेस्ट बैच की कोई कीमत नहीं होती है, न के बराबर है वो। जब आप जाके देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि इतने में भी टेस्ट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? यह प्रश्न मैंने बिल्कुल एज इट इज जैसा एग्जाम में था यूपीएसआई में वैसा उठा के आपसे पूछ लिया है। अब पूछ इसलिए लिया है कि इस बार आपके एग्जाम में भी 13 में से एक दो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के थे, जैसे वो एक चार्जशीट वाला क्वेश्चन था, और भी कई सारे क्वेश्चंस थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इस बार एक दो आने की संभावना है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम ये समझ रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे और बाकी में से 9 उल्टा भी हो जाए, कि ऐसे आए 9 और पुलिस एप्टीट्यूड के आए 2। तो देखिए, ये हमें पता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा किसने दिया? केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था। यूपी के मुसलमानों को केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया था। अच्छा, एक काम करते हैं, आज क्लास काफी हो गई है, कुछ लोग एग्जॉस्ट हो गए होंगे, सेम बस वही सारी चीजें, वही स्पीच, वही सत्संग। तो आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और बाकी कोशिश करते हैं कि इस क्लास को, यानी इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 30 के आसपास है। तो अगले 25, देखिए किसी ने ईयर भी डाला है कि ये संशोधन कब हुआ था? 1992 में। यानी ये काम कब हुआ था? 1992 में, ऐसा कोई कमेंट में बता रहा है मुझे। हालांकि इसके बारे में 100% सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मतलब जीएस की नॉलेज उस स्तर की, मैं अपने आप को ये कहूं कि साहब मैं विद्वान हूं, तो मैं इसके लिए ये नहीं कहूंगा कि मुझे इसकी नॉलेज है। लेकिन कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर इसमें लिख रहा है तो ठीक है, उन्होंने स्वाभाविक है कि पढ़ा होगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं, और आगे का पार्ट, यानी इसके आगे वाले क्वेश्चंस कल हम देखते हैं, ठीक है? आपसे 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? अभी 5 मिनट आपके जितने भी प्रश्न हैं, जो कोई कुछ भी पूछना चाहता है। आर्टिकल 29, यस, ये मुझे पता है कि ये आर्टिकल 29 में है, लेकिन ईयर का कंफर्म नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, ये कंफर्म हो गया पवन, बिल्कुल, कि आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी है। अच्छा, सचिन यादव भी सेम बता रहे थे, 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं। अरे भाई, असल में तो दिल आप जीतते हैं। हिंदी वाली ए.के. शर्मा सर को ऑनलाइन लेके आइए। हाँ हाँ, कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, दूसरा कुछ ऑफलाइन में व्यस्तताएं हैं। अदरवाइज आपकी जो क्लासेस अभी अल्टरनेट होती हैं, 1-2 दिन का बीच में गैप हो जाता है, ये सब नहीं होगा। होली की बहुत ज्यादा कोई छुट्टियां नहीं होंगी आप लोगों की, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है? तो एक क्लास तो कल ही आपको मिलने वाली है। आज तर्क को जहन में उतार दिया, ओके, चलिए। ऐप पर क्लास होगा, यस, ऐप पर क्लास होगी 6 बजे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी दीपिका, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कोई दिक्कत। रोजगार विद जानवी, लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सर जी, यूपी पुलिस के पेपर में पुलिस कार्रवाई के क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सब आपकी कृपा से सही था। तो बस इस बार सब कुछ सही हो जाएगा, इस बार सब सही हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर जी आप स्वीट पर्सन हैं, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ये सब आप लोगों की महानता है, आप लोगों का बड़प्पन है। सर इंग्लिश में बात करूं क्या आपसे? नहीं भाई, भाषा आदमी को आदमी से जोड़ती है, ये शायद आपने सुना होगा।
तो हम और आप इंग्लिश कितनी भी अच्छी सीख जाए फिर भी सोचेंगे हिंदी में ही। हमारा थॉट प्रोसेस हिंदी में डेवलप हुआ है। हिंदुस्तान का आदमी कितना भी अंग्रेज हो जाए फिर भी सोचेगा हिंदी में ही। तो हम अपनी बात को जितने अच्छे से हिंदी में कह सकते हैं, समझा सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, शायद इंग्लिश में उतना आसान नहीं है। तो कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने मुझे आगरा में पढ़ाया है। ओके, हाँ, आशादीप होटल के पास। जी जी सर, ऑफलाइन फीस कितनी है आपके यहाँ? मेरे यहाँ ऑफलाइन फीस बहुत कम होती है, 3,500 रुपये फीस लेता हूँ बस। बहुत बहुत आभार। अच्छा भाई, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो होली ऑफर है, होली उपहार है आप लोगों के लिए, होली गिफ्ट है, वो केवल आज से स्टार्ट करते हुए केवल 26 तारीख यानी 26 मार्च तक है। तो आप में से कोई भी अगर वो बैच लेना चाहते हैं तो भाई प्लीज लेट मत होना, और उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई रिक्वेस्ट करता है। तो आप वो ले सकते हैं। आप जितना खतरनाक टीचर नहीं देखे आज तक। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। खतरनाक शब्द जो है वो मैं इस सेंटेंस में समझ पा रहा हूं कि खतरनाक का मीनिंग यहां खतरनाक से नहीं है। अब इसी बात को अगर आप इंग्लिश में बोलते तो हो सकता है कि उसका अर्थ कहीं से कुछ और पहुंच जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खतरनाक हूं। चलिए, ये सब बड़प्पन है। एफआईआर वाली बात जो पूछी थी, ओके ठीक है, उसके लिए कभी पर्सनली आप फोन करो। एफआईआर और ये सब जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। हमारा जीवन इन्हीं समस्याओं के बीच में से गुजरता है। फिगर का सवाल सेम आया था आपके यूट्यूब से। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आए थे। मैं गुरुकुल में पढ़ा था आपसे। अरे वाह, क्या बात है, इतने सब पुराने लोग हैं आप। इंक्वायरी नंबर, हाँ नंबर ये हमारे टिकर पे चलते रहते हैं ना, नीचे नीचे 2 नंबर चलते रहते हैं। आप स्टाफ के लोग आपसे बात करेंगे, उनसे बोल दीजिए। मुझसे बात होना बहुत सामान्य बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे, मैं अगर ऑफिस में हूं और बिजी नहीं हूं तो बड़े आराम से बात हो सकती है। आपसे झगड़ा हुआ था 2019 में। हाँ भाई, हुआ होगा। अब झगड़े जाने कितने होते हैं। अब मुझसे आपका झगड़ा हुआ ऐसा तो भाई मुझे कभी याद नहीं है कि किसी स्टूडेंट से मेरा झगड़ा हुआ हो, और मेरा झगड़ा तो किसी से नहीं होता। यूपीएसआई की फीस और यू ऑफलाइन फीस कितनी है? यूपीएसआई यानी कंप्लीट की बात करते हैं तो 20,000 फीस होती है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल कंबाइंड की बात करते हैं तो 12,500, 12,500 रुपए फीस होती है ऑफलाइन बैच की। यानी सारे सब्जेक्ट्स की 5 घंटे क्लास चलती है। यूपीएसआई की क्लास चलती है 5-6 घंटे रोजाना से लगभग 7 महीने, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच होता है हमारा 5 घंटे पर डे से 5 महीने का, जिसकी फीस 12,500 रुपए है। इंक्वायरी नंबर सेम है भाई। आप 9997591565 ये नोट कर सकते हैं। 9997591565, ठीक है, इस पर बात कर सकते हैं। आपने मुझे फ्री में पढ़ाया था। अच्छा, लड़ाई हुई थी ऐसा नहीं, आपने कुछ और लिखा। ओके, आपने मुझे फ्री में पढ़ाया है क्योंकि मैं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। ये ठीक है, आप इस चीज का आभार मानते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये सब बिल्कुल भी प्रचार प्रसार और कहने को उसमें नहीं हूं, क्योंकि मदद उसको कहते हैं कि दाएं हाथ से की जाए तो बाएं को पता ना लगे, और बाएं से की जाए तो दाएं को पता ना लगे। ऐसा नहीं हो कि मदद का मतलब कि आपने किसी के सिर से तिनका हटाया और छप्पर रख दिया, यानी आपने मदद की इतनी और एहसान कर दिया उस पर बहुत ज्यादा, तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो परमात्मा ने आपको अगर किसी की मदद करने लायक बना दिया है, एक्चुअली बनाने वाला सब ऊपर वाला है, तो उसका गुणगान मत करिए, बस मदद करिए।
ओके ओके ओके, नगर निगम कर्मचारी से हो गई थी। हाँ 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 हाँ, यस यस, वो घटना मुझे याद है कि नगर निगम कर्मचारी से लड़ाई हो गई थी। और वो लड़ाई क्या थी, वो तो बस शराब पिए हुआ बंदा था। ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं, ये जीवन है, ये जीवन में जाने क्या क्या होता है, मेरे साथ, आपके साथ, जाने कितनों के साथ। ठीक है, चलिए भाई, अब आप लोगों की बातों का एंड शायद नहीं होगा। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं, बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि बाकी जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उनके साथ कल मिलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप पर क्यों नहीं चला रहे? नहीं नहीं भाई, ऐप पर क्लास है आज 6 बजे, आज 6 बजे ऐप पर क्लास है। ठीक है, चिंता ना करें।